जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 20 है जी आज हमारा। आज क्या कर सीखने जा रहे हैं हम? ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट किस सिचुएशन में ऑडिट रिपोर्ट में आएगा और कैसे आएगा, किस सिचुएशन में आएगा और कैसे आएगा। कैसे आएगा से क्या मुराद है भला? उसको हमने लिखना कैसे है, अल्फाज क्या लिखने हैं जिसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी रिपोर्ट के अंदर। इसमें सबसे पहले हमने ओपिनियन सेक्शन के बारे में पढ़ा और मैंने आपको अनमोडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग रीड करने के लिए, याद करने के लिए, बल्कि याद करने के लिए कहा था। कितने स्टूडेंट्स, और बिल्कुल लिख के भी लाना था, कितने स्टूडेंट्स लिख के लाए हैं? शाबाश। और इनमें से कितने स्टूडेंट्स को याद भी है? याद भी है 80% एक्यूरेसी तक। शाबाश। चले अभी मजीद भी याद करते रहे। जिनको याद नहीं है, ये याद करना लाजमी है। एग्जाम में वो ड्राफ्टिंग पूछ रहा है रिसेंट अटेम्प्ट्स में। अच्छा, एक तो ड्राफ्टिंग वाली बात। दूसरा, आप लोगों के जो वीकली टेस्ट है वो चेक हो चुका है, तो आपको कल क्लास से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आज ही कलेक्ट करना चाहता है तो वो टीए रूम में जाके कलेक्ट कर सकता है, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि सारे स्टूडेंट्स एक ही टाइम में ना आ जाए, वो मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। बल्कि अगर कल क्लास में बैठेंगे तो इंशाल्लाह क्लास में ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बेहतर ये। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जल्दी लेना चाहता है तो आज भी टीए रूम में कॉन्टेक्ट कर सकता है। ऑफिशियली कल क्लास से पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चीज। अच्छा, दूसरा, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था? प्रैक्टिस और केस स्टडी की थी कोई, यानी अच्छा चले, केस स्टडीज की प्रैक्टिस के दौरान में भी आपको पता है कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट सामने आते रहते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है, जो कि गलत ख्याल है, कि जब जिस टाइम में सर कोई क्वेश्चन पास्ट पेपर का या केस स्टडी डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं होता। देखिए, बहुत से ऐसे कंसेप्ट होते हैं, आप खुद देखेंगे केस स्टडी या पास्ट पेपर के डिस्कशन के दौरान वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और कुछ भी ना हो, फर्ज कीजिए सिंपल रिप्रोडक्शन का 3 नंबर का क्वेश्चन हो ना, वो भी डिस्कस करते हुए कम से कम आप ये जरूर सीखते हैं कि एग्जाम में उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, क्या चीज लिखनी थी, क्या चीज नहीं लिखनी थी। लेकिन बहुत सी केस स्टडी खासतौर पे ऐसी होती हैं जिनमें डिस्कशन के दौरान नए कंसेप्ट सामने आते रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खास तौर पे केस स्टडी में ये फायदा होता है डिस्कशन को गौर से देखने का, कि उसमें ये पता चल जाता है एग्जाम में आपके लिए कौन सा लफ्ज अहम है, कौन सा नहीं। एग्जाम में किन अल्फाज के साथ वो क्वेश्चन टेस्ट करता है, जो एग्जामिनर की वोकैबुलरी होती है ना, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। एक लफ्ज भी क्वेश्चन में ऐसा इंग्लिश का इस्तेमाल कर देना जिसका मतलब आपको नहीं आता, तो चाहे उसका क्वेश्चन में इंपैक्ट हो या ना हो, एक दफा आप कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। इसीलिए जो हम केस स्टडी की प्रैक्टिस या पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करते हैं वो भी लाजमी आपने पार्टिसिपेट करना है उसी अटेंशन के साथ, जिस अटेंशन के साथ कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें भी मुझे अंदाजा है कि नए कंसेप्ट्स भी डिस्कस होते रहते हैं। पॉसिबल नहीं होता कि मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने से पहले 100% कंसेप्ट डिस्कस कर दूं। इंसान हो ना, हो सकता है कोई कंसेप्ट डिस्कस होने से रह जाए, ठीक है। हो सकता है कोई एग्जाम टिप ऐसी थी कल के लेक्चर में वो डिस्कस होने से रह गई हो, तो जब क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होते हैं पास्ट पेपर केस स्टडी, उनमें वो कवर हो जाता है। क्लियर? तो अब चलते हैं इसीलिए कल के लेक्चर में हमने पास्ट पेपर्स की डिस्कशन की थी। तो कोई अभी तक चैप्टर 4 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। अच्छा, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं हाईलाइट करते, लेकिन जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में एक दो चीजें हाईलाइट करते रहते हैं। सर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये चीज रह गई थी, ये आपने नहीं पढ़ाई, ये वाली एग्जांपल रह गई थी, ये नहीं पढ़ाई। तो अगर फर्ज कीजिए कि कोई चीज रह गई हो ना, तो आप पूछ लिया करें, ठीक है। कोई चीज ऐसी चैप्टर 4 में अभी तक जहां पे हम पहुंचे हैं, जो कंसेप्ट हमने कवर आपके ख्याल में ना किया हो या जो आपको समझ ना आया हो, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। शाबाश जी, पूछिए। जो आपने ऑडिट रिपोर्ट दी थी जिसमें रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सेक्शन में ये लाइन है, और हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव फॉर टू सो इस लाइन की मेरे अच्छा, गोइंग कंसर्न ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो कोई गोइंग कंसर्न के ऊपर भी कमेंट कर रहा है कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है गोइंग कंसर्न के ऊपर कमेंट करना। इस गोइंग कंसर्न पे वो उसने वर्ड यूज किया है, आर हैज नो रियलिस्टिक ऑप्शन टू डू सो, ये अल्फाज है। ये गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन का हिस्सा होते हैं। गोइंग कंसर्न दो चीजों की वजह से प्रॉब्लम, ये इशू क्रिएट होता है। एक ये, जब मैनेजमेंट की जाती ख्वाहिश हो कि हमने कंपनी को बंद कर देना है, और दूसरा जब जाती ख्वाहिश ना हो, मजबूरी हो, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हैज नो रियल अल्टरनेटिव रियलिस्टिक टू डू सो का मतलब ये उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कंपनी वाइंड अप होती है ना, तो दो तरीके हैं, दो, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप जिसमें वो मैनेजमेंट या कंपनी अपनी मर्जी से वाइंड अप, और एक होती है बाय कोर्ट। बाय कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो कंपनी वाइंड अप नहीं भी करना चाहती ना, उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, करना ही पड़ता है। तो बताइए वहां पे गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? कंपनी चाहे चाह नहीं भी रही लेकिन फिर भी करना पड़ेगा उसको। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट है तो वहां लिखोगे
मैं पिक कर गया। इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने बताया था ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अलहदा जगह पे प्रेजेंट किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट के स्टार्ट में पहला हमारा एलिमेंट यही होता है, और जो एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ है ये अलहदा एंड में प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। और मैंने ये कहा था दोनों का सेक्शन अलग है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किसी चीज का इफेक्ट आ रहा है तो वो इफेक्ट करेगा हमारे पहले वाले ओपिनियन को, और अगर किसी चीज का इफेक्ट एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ पे आ रहा है तो वो इफेक्ट करेगा उधर। एग्रीड? मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूं। क्वेश्चन इनका ये है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मैं एग्जांपल को छोड़ के कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक केस स्टडी में दोनों पे इफेक्ट आ रहा हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका जवाब है नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन यस पॉसिबल है। इसकी सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, एक एग्जांपल। अगर हम क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएं, हम उसे कहें भाई जरा हमें कैश बुक तो दिखा दो, हमने वेरिफिकेशन में देखना है कि कितना कैश आया कितना गया, और क्लाइंट कहता है मेरे पास तो कैश बुक है ही नहीं, मैंने कभी बनाई ही नहीं, ठीक है। अब ये स्कोप लिमिटेशन भी है ना, स्कोप लिमिटेशन। अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस नहीं ले सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन भी इफेक्ट होगा। गैस कीजिए क्या अदर ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय लॉ है वो इफेक्ट होगा, या उसमें भी हम लिखेंगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस में ऐसे हो सकता है कि एक चीज का इफेक्ट दोनों जगहों पे आए, लेकिन आपने वो जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है ना, रिक्वायर्ड वो इसी वजह से कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड बाय इस वजह। तो क्या किसी एक केस स्टडी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ओपिनियन है इसके साथ साथ अदर ओपिनियन जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हो सकते, नॉर्मली नहीं होते लेकिन हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां पे फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो आप एक रूल बताते होते हैं कि किसी कोई भी मैटर हो ना, हर रिपोर्ट के अंदर जितने पैराग्राफ होते हैं ना, उनमें से याद रखिएगा हर एक की अपनी एक लिस्ट होती है। जैसे मॉडिफाइड ओपिनियन जो है, स्कोप लिमिटेशन की अपनी एक लिस्ट है, मिस स्टेटमेंट की अपनी एक लिस्ट है, इसी तरह आगे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ की अपनी लिस्ट है, एमसीओ मैटर की अपनी लिस्ट है, अदर मैटर की अपनी लिस्ट है, गोइंग कंसर्न की अपनी लिस्ट है, ठीक है। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं, हर पैराग्राफ की अपनी लिस्ट है। जो उस लिस्ट वाली प्रॉब्लम अगर केस स्टडी में आ गई तो हम कहेंगे ये वाला रेलिवेंट पैराग्राफ रिपोर्ट में आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट कहते हैं सर अक्सर आप कहते हैं कि इस लिस्ट को ध्यान से याद करना है, इसकी मिस क्लासिफिकेशन नहीं करनी, इसकी डुप्लीकेशन नहीं करनी। मिस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हाँ, मॉडिफाइड ओपिनियन वाला मैटर आपने एमसीओ मैटर में नहीं डाल देना, एमसीओ मैटर वाला आपने गोइंग कंसर्न में नहीं डाल देना, मिस क्लासिफिकेशन का मतलब। और डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि कोई एक मैटर दो जगह पे नहीं आ रहा होगा। देखिए रिपोर्ट के अंदर एक ही चीज अगर दो जगह पे आ रही हो तो डुप्लीकेशन हो जाएगी ना, इसकी कोई तुक तो नहीं बनती। अगर तो थोड़ा बहुत भी फर्क है तो चले बात समझ में आती है, लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम है तो एक मैटर रिपोर्ट में दो जगह पे नहीं आना। तो इसीलिए हमने एक रूल क्या बनाया हुआ है कि ना डुप्लीकेशन होनी चाहिए इन मैटर्स की, ना मिस क्लासिफिकेशन। तो एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये जो आपने स्कोप लिमिटेशन वाली एग्जांपल दी है इसमें डुप्लीकेशन हो तो रही है। डुप्लीकेशन रीजनिंग डिफरेंट होती है, मैटर बैकएंड पे एक ही है लेकिन उसकी रीजनिंग डिफरेंट है। जैसे यहां पे रीजनिंग क्या है, ये जो अदर ओपिनियन है ना, ये आईएसए का हिस्सा नहीं है, ये आईएसए ने नहीं कहा। आईएसए ने तो सिर्फ यही कहा है कि ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्वालिफाइड कर दो या डिस्क्लेमर कर दो अगर बुक्स नहीं है। बाकी जो एडिशनल ये किसने कहा है? लॉ ने कहा है। तो ये एससीसीपी के कहने की वजह से, हालांकि हमारा असूल नहीं है कि एक चीज को दो जगहों पे लेके, लेकिन एससीसीपी के कहने की वजह से हम इसे मेंशन करते हैं। क्लियर जी मेरे भाई? हाँ, बाकी भी देखिए, एग्जाम्पल की तरफ नहीं जा रहा, मैंने रूल आपके जहन में बैठा दिया, ठीक है। कि रूल क्या है, नॉर्मल रूल क्या है कि कोई भी चीज रिपोर्ट में एक जगह आएगी, डुप्लीकेट या मिसक्लासिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन 2 या 3 एग्जांपल्स हैं पूरे ऑडिट में जिनमें एक चीज की वजह से 2 पैराग्राफ इफेक्ट हो रहे होते हैं लेकिन उनकी रीजनिंग डिफरेंट है। ये मैं इसको मजीद फर्दर एग्जांपल ऐड करूंगा लेकिन अभी नहीं कर रहा। मेन कंसेप्ट आपने पिक कर लिया? चलिए जी, मेन कंसेप्ट ये है कि नो डुप्लीकेशन नो मिसक्लासिफिकेशन। हर एक की अपनी लिस्ट है, हर पैराग्राफ की आपने नो डुप्लीकेशन करनी है, नो मिसक्लासिफिकेशन करनी है। जहां पे अगर कोई डुप्लीकेशन हुई तो उसकी सेपरेट रीजनिंग है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे जाऊंगा। जो जो चीज आएगी एक्सप्लेन करूंगा फिर आगे जाऊंगा, ठीक है। जैसे स्कोप लिमिटेशन वाली रीजनिंग मैंने आपको बता दी, ये 2 जगह पे आ रहा है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेन नहीं किया। दूसरी जगह पे आने की रीजनिंग क्या है? लॉ ने कहा, आईएसए नहीं कह रहा। आईएसए अपने रूल पे पक्का है
कि डुप्लीकेशन नहीं करनी, लेकिन लॉ ने कह दिया तो आपको पता है जहां पे कहीं कंफ्लिक्ट हो लॉ को फॉलो कर। शाबाश। और की क्वेश्चन जी हाईबी क्लास में कुछ स्टूडेंट ने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, वो पूछिए जरा। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये है कि फाइनल स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है जी जी, और जो उसका मटेरियल भी का इफेक्ट हम लेना है। हाँ ठीक मैं पिक कर लिया मैंने क्वेश्चन। असल में क्वेश्चन मैंने पहले सुना हुआ था ना आने से पहले, तो उन्होंने बताया तो मुझे याद आ गया। अब मैं इनका क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट एरियाज होंगे। बिल्कुल होंगे। हम ऑडिट के वेरी प्रोबेबली हर एक में ना सही, लेकिन बहुत से एरियाज में, मल्टीपल एरियाज में कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। हर एक की अमाउंट भी हमें पता है, हर एक की अमाउंट भी हमने पता। क्या हम इनको ऐड अप कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा जो जैसे अगर एक एरिया में इमटेरियल मिस स्टेटमेंट, अमाउंट सबकी हमें पता है, इसलिए हमने जो रूल लगाना है वो अमाउंट्स वाला लगाना है। अमाउंट हमें हर एक की पता है। तो क्या अगर एक एरिया में इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, दूसरे में मटेरियल है, तीसरे में फिर इमटेरियल है, चौथे में फिर इमटेरियल है, क्या हम सिर्फ इमटेरियल मिस स्टेटमेंट को एडअप करेंगे कि मटेरियल को? तो प्रैक्टिकली हम सारी मिस स्टेटमेंट्स को एडअप करके फिर फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि फाइनल इफेक्ट क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव। शाबाश, ये सोच ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या? जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है उनको तो इकट्ठा कर सकते हैं, जितनी भी स्कोप लिमिटेशन है उनको तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मिस स्टेटमेंट और एक स्कोप लिमिटेशन है, इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। नहीं करना। मिस स्टेटमेंट को स्कोप लिमिटेशन एडअप नहीं हो सकता। हाँ, मिस स्टेटमेंट के साथ एडअप होगी, स्कोप लिमिटेशन के साथ एडअप होगी, क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है ना। मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने कहा सर हम रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं इमटेरियल मिस स्टेटमेंट में, तो जितनी भी इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है उन पे अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि उनकी इकट्ठी लिस्ट बना के एक ही दफा? प्रैक्टिकली बताएं आपके ख्याल में क्या होता होगा? एक ही बार बार थोड़ी है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है। कुछ एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसका मतलब है जो हम एनडीपी मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, जिसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा था, वो सिर्फ ये इमटेरियल मिस स्टेटमेंट की है। नहीं, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट की तो है, उसमें 15-20 और चीजें भी आती हैं। यानी जब ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहा होता है तो सिर्फ इमटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं, बल्कि और भी 15-20 चीजें होती हैं जिनके ऊपर उसने रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। वो क्या है, वो जैसे जैसे सामने आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है जी, आंसर हो गया भाई आपके क्वेश्चन? हाइब्रिड में जिन्होंने पूछा था मुतमिन है तो बताए जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, हाइब्रिड में क्वेश्चन आ रहा है। हाइब्रिड में से क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑडिट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर ऑडिटर सही तरह से ऑडिट रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट करता तो उसमें लिखा था कि वो टाइम की वजह से है, लेकिन वो कह रहे हैं कि टाइम को आप एक उसका वो नहीं ले सकते बहाना, लेकिन हमने तो मैनेज लिमिटेशन ऑफ उसमें पढ़ा था कि टाइम और कॉस्ट लिमिटेशन है उसकी लिमिटेशंस में। जी ठीक है, मैं पिक कर गया। इनका क्वेश्चन ये है, अच्छा एक तो ये कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट दिए थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कुछ अभी नहीं किए। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन डिस्कस करना इंशाल्लाह करूंगा। वो लेक्चर की ना प्लानिंग होती है कि किस लेक्चर को कैसे लेके चलना है, तो लेक्चर के प्लान के मुताबिक मैं डिसाइड करता हूं। वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उन्हीं में से एक क्वेश्चन उन्होंने ये कहा कि एक जगह पे लिखा हुआ था कि टाइम की कमी की वजह से ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका, और उसके सोल्यूशन में ये लिखा हुआ था कि ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। अगर कोई मुझसे पूछे कि स्टूडेंट्स नॉर्मली पेपर में क्यों फेल होते हैं, तो मैं कहूंगा इसकी बहुत सी रीजंस हैं, बहुत सी लिमिटेशन, बहुत सी रीजन। ओके, जरा बड़ी बड़ी रीजन तो बताएं। तो मैं उनमें से एक रीजन ये बताऊंगा कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। ये एक रीजन है, आप मानते हैं कि रीजन है फेल होने के, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ये रीजन जस्टिफाइड हो गई है? रीजन जस्टिफाइड नहीं हुई। ठीक है, अगर तो सिलेबस थोड़ा बहुत किसी ने छोड़ा ना तो फिर चले पास हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा सिलेबस छोड़ दिया स्टिल ये उस स्टूडेंट का फॉल्ट है। उसी तरह इनहेरेंट लिमिटेशन में हमने कुछ रीजंस पढ़ी थी, ठीक है, कि टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर सैंपलिंग पे काम करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, सैंपलिंग के एक रूल्स है, उन रूल्स में लिखा हुआ है सैंपल साइज रीजनेबल होना चाहिए। इसका यह मतलब हमें यह तो पता है कि ऑडिटर 100 में से 100 ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता, 100 से कम करेगा, लेकिन क्या 2 कर ले? क्यों? लिखा तो हुआ है कि ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन के, अगर रीजनेबल तो करे ना, रीजनेबल तो करे। वो कह रहा है वो रीजनेबल भी नहीं कह रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने और बड़े काम करने होते हैं। तो अगर और बड़े काम करने थे तो फिर इस ऑर्डर क्लाइंट को एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, इसीलिए याद रखें कि ये जो इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, ये आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। रीजन, ये रीजनेबल एश्योरेंस से ऊपर वाली जो चीजें ना वो ना करो।
लेकिन अगर आप इस इनहेरेंट लिमिटेशन को रीजनेबल एश्योरेंस के नीचे वाला जो काम है उस पर अप्लाई करें तो आप गलत है। तो आप उस केस स्टडी में उसने यही किया था कि जो प्रोसीजर उसे परफॉर्म करने चाहिए थे वो रिक्वायर्ड थे, जो रिक्वायर्ड बाय, भाई जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय आईसीएस है उनमें तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनमें भी सैंपलिंग करूंगा, ठीक है, वो तो करने ही करने हैं। वो उन रिक्वायर्ड प्रोसीजर को कह रहा था कि मेरे पास टाइम कम है, मैं इसलिए ये काम नहीं करूंगा। तो हमने कहा भाई इसके बगैर तो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होगी। इनहेरेंट लिमिटेशन इस चीज की थी कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता, इस चीज की नहीं थी कि रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड नहीं करनी, वो तो करनी है। आगे चल क्या पढ़ेंगे, हमारा एक रूल होता है किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में वो यही कहता है कि आप चेक कर लो आप इस काबिल हो कि नहीं कि इस क्लाइंट को ऑडिट कर सको, आपके पास इतने टाइम इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं। अगर टाइम और रिसोर्सेज हैं तो क्लाइंट को एक्सेप्ट करो, टाइम और रिसोर्सेज नहीं है बाद में ये एक्सक्यूज नहीं होगा मेरे पास टाइम कम था। स्टार्ट के वक्त ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने ना ICAP के, सिलेक्ट कर लो कि 3 का टाइम है आपकी जिंदगी में, कि 4 का टाइम है, कि 2 का टाइम है, कुछ ज्यादा मसरूफ होते हैं ना तो 2 का टाइम स्टार्ट में डिसाइड कर लो। एक दफा डिसाइड कर लिया फिर ICAP को कहे मैं बहुत मसरूफ रहता हूं, मैं ये चैप्टर नहीं कर सकता, ICAP मानेगा? यानी पहले डिसाइड एक्सेप्टेंस स्टेज पे सही डिसीजन कर लें, बाद में जिंदगी आसान। क्लियर हुई है बात? और कोई क्वेश्चन है? शाबाश पूछिए आप पूछिए। हाँ ये देखें, ये मल्टीपल, मैंने एक ही सिचुएशन में अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिट शायद तो क्या आ जाएगा, शायद पहले भी मैंने बताया था, ये एडवांस कंसेप्ट है, बाद में डिस्कस करना है, अभी नहीं। अभी जितनी भी केस स्टडीज आएंगी ना उसमें हर क्वेश्चन के 2, 3 या 4 पार्ट्स होंगे। आप देखेंगे हर पार्ट में या तो सिर्फ मिस स्टेटमेंट है या सिर्फ स्कोप लिमिटेशन है। आपके कैफ के किसी लेवल पे ऐसा नहीं होगा, एक ही सिचुएशन, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एक ही पार्ट एक क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। देखें पार्ट ए में मिस स्टेटमेंट है, पार्ट बी में स्कोप लिमिट, ये हो सकता है क्योंकि हर पार्ट अलग बताना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही पार्ट ए के अंदर मिस स्टेटमेंट भी है स्कोप लिमिटेशन है, नहीं होगा, कंफर्म में नहीं होगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। और की क्वेश्चन जी, 1 मिनट हारिए, फिजिकल में से क्वेश्चन ले लो। एक मटेरियल में स्टेटमेंट्स हैं और साथ में मटेरियल किसी बंदे के ऑडिट कर रहे हैं और हमने मटेरियल अगर मटेरियल को शो करना है और इंडिविजुअल भी देखना है, सबको इकट्ठा करके भी देखना है। अगर किसी मतलब रिपोर्ट में मटेरियल में स्टेटमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पे आए ये सारी चीजें बता। मटेरियल में स्टेटमेंट है तो इमटेरियल भी तो अगर दोनों इकट्ठा करके देखें उसको फिर बताना होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ा है कि हमने मिस स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली भी देखना है, एग्रीगेट भी देखना है। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर एक एरिया सेल्स में इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है और फिर उसके बाद हमने देखा एक्सपेंसेस में भी इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो क्या इन दोनों को ऐड करके अगर मटेरियल बन रही हो हमें ऐड करके देखना चाहिए? बिल्कुल देखना है। पहले स्टेप 1 पे हम हर एक इंडिविजुअली देखते हैं कौन कौन सी मिस स्टेटमेंट हमारे 5 लाख मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा की है वो करेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या करते हैं, जो छोटी छोटी इमटेरियल होती हैं इनको ऐड करके देखते हैं, ये अगर मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड कर जाएं तो फिर इनको एग्रीगेट करके ठीक करना लाजमी होता है। ठीक है, इंडिविजुअली भी देखना है हमने, एग्रीगेट, ये डेफिनेशन मटेरियलिटी की डेफिनेशन में दोनों अल्फाज यूज हुए थे, इंडिविजुअली भी एग्रीगेट भी, इसलिए स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली भी देखेंगे एग्रीगेट भी देखेंगे। जी आगे जी, और क्वेश्चन, ये हाइब्रिड में क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछे जल्दी से। सर ये जो 5% आप जी देखिए, लिमिटेड इंश्योरेंस के लिए मटेरियलिटी लेवल क्या होगा, प्रोसीजर क्या होंगे, ये जब लिमिटेड इंश्योरेंस एंगेजमेंट में जाएंगे मैं तब बताऊंगा। सिर्फ एक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं कि नॉर्मली जो कंसेप्ट हमारे रीजनेबल इंश्योरेंस यानी ऑडिट में अप्लाई होते हैं वही कंसेप्ट एज इट इज नॉर्मली लिमिटेड इंश्योरेंस में भी परफॉर्म होते हैं। इसलिए लिमिटेड इंश्योरेंस में भी प्रोबेबली जो मटेरियलिटी लेवल होगा वो क्या होगा, 5% ऑफ प्रॉफिट ही होगा। जी अगर 2 डिफरेंट मिस स्टेटमेंट हैं या 3, उनका इफेक्ट इंडिविजुअली, एक का इमटेरियल है, एक का मटेरियल है, दूसरी का मटेरियल, एग्रीगेट करके परवेसिव बन रहा हो, हम क्या इफेक्ट लेंगे? परवेसिव लेंगे। 2-3 इमटेरियल है, एग्रीगेट होकर मटेरियल बन गई, क्या इफेक्ट ले? मटेरियल। 2 मटेरियल एग्रीगेट होकर परवेसिव बन गई, क्या इफेक्ट? ठीक है, एग्रीगेट करके, अगर अमाउंट नहीं एग्रीगेट करके डिसाइड करेंगे। मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या आएगा ये बता दीजिए, सुन लें। जब कभी ओपिनियन मॉडिफाइड होगा हमने उसकी रीजनिंग शेयर होल्डर्स को बतानी है। हमने, जैसे आपको पता है, फर्ज कीजिए एक स्टूडेंट ने पेपर दिया, फेल हो गया, क्या ICAP को सिर्फ ये बताना चाहिए फेल हो गया, या रीजनिंग भी बतानी चाहिए क्यों फेल हुआ? और ICAP बता, लेकिन ये वो शायद उसका फॉर्म होता है, फिल करना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर ICAP आपको कमेंट्स देता है, ठीक है, कि आपने किस क्वेश्चन में क्या परफॉर्मेंस की थी। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, जब कभी ऑडिटर बताए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है
तो वो प्रॉब्लम क्या है ये भी बतानी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बतानी है बेसिस ऑफ ओपिनियन में। यानी ओपिनियन, देखिए हमारे दो सेक्शन है बोर्ड के, एक है ओपिनियन सेक्शन, एक है बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। अगर ओपिनियन सेक्शन मॉडिफाइड हो गया मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की वजह से, तो उसमें तो हम ये बता देंगे ओपिनियन मॉडिफाइड है। अब उसकी रीजनिंग किस वजह से है, ये बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में आएगा। मॉडिफाइड ओपिनियन में हम ये कहेंगे सिर्फ भाई इन्वेंटरी में प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, ये बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में। इसलिए जब कभी ओपिनियन मॉडिफाइड होगा 100% रूल है कि आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करना है उसकी रीजनिंग को, कि वो जो मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हर केस स्टडी में जहां पे आप लिखेंगे ना आर्टर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, तो आपके ऊपर लाजिम है अगली लाइन ये भी लिखें, क्या, आर्टर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्लियर, ये बेसिस वाली लाइंस अक्सर स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपने लेक्चर तरफ। हमारा आज हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक स्टेप आगे चल रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे चल रहे हैं। हमने स्टार्ट किया ओपिनियन से। अनमोडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है, बेसिस फॉर ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है, हमने पढ़ लिया, ऐसे ही है। फिर इसके बाद हमने थोड़ा ओपिनियन सेक्शन को ही मजीद ड्रिल डाउन किया, तो हमें पता चला कि ओपिनियन अनमोडिफाइड होता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है। मॉडिफाइड में हमने ये सीखा कि किन सिचुएशन में ओपिनियन मॉडिफाइड हो सकता है। हमने कहा मिस स्टेटमेंट फैक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, मिस स्टेटमेंट फैक्ट परवेसिव, एडवर्स ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन फैक्ट मटेरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन फैक्ट परवेसिव, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये हमने स्टडी कर लिया। और छोटी छोटी कुछ केस स्टडी में इसकी एप्लीकेशन भी देख ली, जिसमें हमने ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी जो की थी तो 3 स्टेप्स में की थी। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या बताया, मिस इवैल्यूएट द मैटर, यानी इवैल्यूएट द मैटर से क्या मुराद है कि बताओ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन। सेकंड स्टेप में इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, इफेक्ट क्या है, इमटेरियल। और थर्ड स्टेप में रिपोर्ट की केस स्टडी सॉल्व करने के ये 3 स्टेप्स आपको पता है। चले, ओपिनियन सेक्शन को हमने सीख लिया, हर चीज को। यही हो सकता है ना, पूरी दुनिया में चाहे करोड़ों ऑडिट रिपोर्ट आज तक इशू हो या आइंदा इशू नहीं हो, उनमें जो ओपिनियन होंगे वो यही 4 होंगे, अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। हमें यह पता चल गया कि इन सिचुएशन में कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। एक होता है लफ्ज डिसाइड द ओपिनियन, एक होता है ड्राफ्ट द ओपिनियन। हम डिसाइड करना सीख चुके हैं चारों ओपिनियन के बारे में, किस सिचुएशन में कौन सा ओपिनियन आएगा डिसाइड करना सीख चुके हैं, केस स्टडी सॉल्व हो रही है हमारी। हाँ, ड्राफ्ट करना हमने सिर्फ एक सीखा है, वो कौन सा, अनमोडिफाइड। बाकी की ड्राफ्टिंग अभी नहीं सीखी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप डिसीजन सही कर लें, ड्राफ्टिंग उसके बाद इतनी मुश्किल नहीं होगी कि किस सिचुएशन में कौन सा ओपिनियन। अच्छा, अब सुने, रिपोर्ट के अंदर आपको पता है सिर्फ एक ही पैराग्राफ, नो डाउट ओपिनियन पैराग्राफ सबसे अहम है, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक ही पैराग्राफ है तो ये बात गलत है। रिपोर्ट के अंदर और भी बहुत से पैराग्राफ है, तो खास तौर पे हमारे लिए वो पैराग्राफ अहम है जो एडिशनल वाले, जो रूटीन या स्टैंडर्ड वाले हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वाले अहम है, एडिशनल पैराग्राफ कौन सा थे वाला, एमसीज रिक्वायर्ड वाला, एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न वाला, की ऑडिट मैटर, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू, ठीक है, ये पैराग्राफ। इनमें से अब हम ओपिनियन के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पैराग्राफ का नाम है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के बारे में कंसेप्ट सुन लीजिए, कंसेप्ट ज्यादा अहम है समझने के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल ज्यादा अहम है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल ज्यादा है। पहले कंसेप्ट सुन लें। कंसेप्ट ये है, एज ऑडिटर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। इस वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन सामने आती है तो हमने उसे ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है, ओपिनियन पैराग्राफ में। एग्रीड? सवाल मेरा ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन ना हो, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन ना हो, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, लेकिन यूजर्स के लिए, किसके लिए, यूजर, फिर से बोले किसके लिए, यूजर्स के लिए फंडामेंटल है, बहुत ही अहम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जवाब बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। क्या ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को, एक अच्छा ऑडिटर होने के नाते, क्या शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए कि सर वैसे तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये वाला नोट पढ़ लीजिए जो बहुत जरूरी है।
वो नोट जो हम कह रहे हैं उसको, वो याद रखें मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होता तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाता, एम्फेसिस ऑफ मैटर में ना आता, वो मिस स्टेटमेंट स्कोप। लेकिन है बहुत अहम, यूजर्स को बता देना चाहिए, ठीक है। कोई बंदा सिगरेट पीने वाला डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाए, देखे सर मेरे फेफड़े गुर्दे वगैरह सारे सेट हैं, उसने टेस्ट किया, उसने कहा जी बिल्कुल सेट, वो प्रॉब्लम कोई नहीं है, फंक्शन अभी ठीक कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर को सिर्फ ये कहना चाहिए कि आगे एक एडिशनल एम्फसाइज करने की एक लाइन और बोल देनी चाहिए, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने सिगरेट का इस्तेमाल इसी तरह जारी रखा इन फ्यूचर प्रॉब्लम, इसको ध्यान से देख लो। भाई बता देना चाहिए कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि एज ऑन टुडे उसके गुर्दे फेफड़े फेल, नहीं है, ये मतलब नहीं है, लेकिन एहतियातन एम्फसाइज कर सकता है। स्टिल यही कंसेप्ट एज प्रोफेशनल हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। बाज़ औक़ात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन हम यूजर्स को बता देते हैं कि भाई ये चीज को ध्यान से पढ़ लो, उसकी तवज्जो दिलाते हैं उस चीज की तरफ, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी और कॉमन एग्जांपल है जब कोई बहुत बड़ा लीगल केस कंपनी के खिलाफ चल रहा हो, जो भी पेंडिंग है, अभी क्या है, पेंडिंग है, आउटफ्लो पॉसिबल एंड प्रोबेबल नहीं है, तो अकाउंटिंग क्या कहती है, क्या करो, उसे डिस्क्लोज करो। अच्छा, डिस्क्लोज किया तो ठीक किया, सही डिस्क्लोजर ठीक किया हुआ है, हमने एज ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देना है, अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है, ठीक है। क्या यूजर्स को बता देना चाहिए भाईजान, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये नोट नंबर 16 पढ़ लो, कंपनी के खिलाफ एक बड़ा केस है, अभी तो डिस्क्लोजर ठीक दिया हुआ है, लेकिन फ्यूचर में अगर कंपनी के खिलाफ ये डिसीजन हो गया, कंपनी का प्रॉफिट सारा उड़ जाना, ये बता देना चाहिए कि नहीं। हालांकि गलत नहीं है ना मिस स्टेटमेंट है स्कोप लिमिटेड। तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ये समझते हैं ये प्रैक्टिस ठीक है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है वो तो बताओ, लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो यूजर्स के लिए बहुत अहम है, वो भी बता देनी चाहिए कि नहीं, बता देनी चाहिए। क्या ओपिनियन पैराग्राफ में बतानी चाहिए कि सेपरेट पैराग्राफ? इस पैराग्राफ का नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर से मुराद तो कोई भी मैटर, हमारे पास बहुत से मैटर होते हैं, मिस स्टेटमेंट भी एक मैटर है, स्कोप लिमिटेशन भी एक मैटर है, गोइंग कंसर्न भी एक मैटर है, एम्फेसिस ऑफ मैटर भी एक मैटर है, अदर मैटर भी एक मैटर है, शाबाशा की ऑडिट मैटर भी, मैटर बहुत से हैं। ये कौन से वाला मैटर है जिसको हम एम्फसाइज कर रहे हैं, जिसको हम तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है एम्फेसिस ऑफ, गौर से जरा, डेफिनेशन से कंसेप्ट बिल्ड होगा, डेफिनेशन समझ आ गई तो आगे आपको फर्दर कंसेप्ट भी इंशाल्लाह साइंस से समझ आ जाएगा। कह रहा है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है रिपोर्ट में इफ, अच्छा इफ के लफ्ज से मेरा फौरन कंसेप्ट बन गया कि एडिशनल है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, हर रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो कब आएगा, अब ये बता रहा है आपको कब आएगा। पहले ये नहीं बताया, जब लिस्ट बताई थी तब नहीं बताया था कब आएगा, तब सिर्फ ये बताया था कभी आएगा कभी नहीं आएगा। अब बता रहा हूं कि कब आएगा। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में आएगा कब, इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी, ऑडिटर जरूरी समझे किसको, टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन, यूजर की अटेंशन को ड्रॉ करना है, यूजर्स की तवज्जो दिलानी है, टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू मैटर विच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कर रहे हैं मैटर में, टू ड्रॉ यूजर अटेंशन, किस तरफ तवज्जो दिला रहा है, टू ए मैटर विच इज डिस्क्लोज, आइटर अपनी तरफ तवज्जो नहीं दिला रहा, किसी और तरफ तवज्जो नहीं दिला, किस तरफ दिला रहा है, टू ए मैटर विच इज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इज फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। और जो फंडामेंट बहुत भाई मैटर तो उधर सैकड़ों डिस्क्लोजर होते हैं रिपोर्ट में, कितने को डिस्क्लोजर होते हैं कभी आपने देखे हो, 150-200 डिस्क्लोजर तो कहीं नहीं गए रिपोर्ट के, तो उसमें तो 150-200 डिस्क्लोजर, हम किस डिस्क्लोजर को एम्फसाइज कर रहे हैं, विच इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 4 अल्फाज अहम है, जिसने एम्फेसिस मैटर की डेफिनेशन में 4 अल्फाज लिख दिए, डेफिनेशन उसकी क्लियर, बल्कि 5 है, 5 एक प्रोवाइडेड भी है, प्रोवाइडेड, ठीक है, वो 2 डी वाले 2 एफ वाले। क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन, टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू ए मैटर व्हिच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ड्रॉ टू मैटर व्हिच इज एंड दैट फंडामेंटल, हर मैटर पे नहीं, फंडामेंटल, किसके लिए फंडामेंटल, यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। प्रोवाइडेड, अच्छा प्रोवाइडेड बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोवाइडेड सुन लीजिए, प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन,
ये मैटर ऐसा होना चाहिए जो मॉडिफाइड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन रिक्वायर करता हुआ मैटर तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, एमसीक्यू मैटर में थोड़ा जाएगा। ये खास तौर पे उसने ना आप स्टूडेंट्स के लिए लाइन मुझे लगता है लिखी है, वैसे तो प्रैक्टिस के लिए लिखी है उसने, लेकिन मुझे इसलिए कि आप कभी मॉडिफाइड ओपिनियन को एमसीक्यू मैटर में डाल देते हैं, मिस क्लासिफिकेशन कर देते हैं, और एमसीक्यू मैटर को कभी मॉडिफाइड ओपिनियन में डाल देते हैं। ठीक है, कहता है मैटर नॉट मॉडिफाइड ओपिनियन। दूसरा, मैटर इज नॉट ए की ऑर्डर। मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन वाला नहीं होना चाहिए, मैटर की ऑर्डर मैटर नहीं। क्यों? अगर ये की ऑर्डर मैटर है तो उस सेक्शन में जाएगा, एमसीक्यू मैटर में थोड़ा जाएगा। अगर ये मॉडिफाइड ओपिनियन है तो मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन में जाएगा, एमसीक्यू मैटर में थोड़ा जाएगा। अगर की ऑर्डर मैटर है, की ऑर्डर मैटर सेक्शन में जाएगा थोड़े। इसका मतलब ये है मॉडिफाइड ओपिनियन की लिस्ट अलग है, की ऑर्डर मैटर की अलग और एमसीक्यू मैटर की अलग। भाई क्लियर हुई है बात? ठीक है। अच्छा मुझे बता दें, एक और बात याद आ गई। सिलेबस तो सारा आपको पढ़ाना ही है, मेरी जिम्मेदारी है कि सारा सिलेबस एज इट इज पढ़ाता जाऊं, कि अगर कोई केस, अगर कोई चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है वो आपको बता देना चाहिए। क्यों? पढ़ा तो मैं सिलेबस सारा रहा हूं, यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट के लिए अहम है कि जो चैप्टर 10 है ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला आएगा, वो सबसे ज्यादा अहम है। जिसको ऑडिट में सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताने आ गए उसे ऑडिट आ गया। ठीक है, एक अहम है ये चैप्टर 10 अहम है। की बुक नहीं है आपके पास, लेकिन आपको बताता कि एक चैप्टर 0 भी अहम है। लास्ट पे लिखा हो चैप्टर 0 नहीं है, 0 देख, इस भाई के पुरानी बुक है, इसमें देख चैप्टर 0 नहीं है। वो जो आपके पास बुक है ना जिसमें चैप्टर 0 वो ऑडिट की बुक नहीं है। पता नहीं कहाँ है। हाँ भाई नहीं है। अच्छा चैप्टर 32 होगा। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी चीज को एम्फसाइज करना चाहता हूं तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बुक में उस कंसेप्ट का होना जरूरी है। मैं किसी ऐसे कंसेप्ट चैप्टर डिस्क्लोजर को एम्फसाइज नहीं कर सकता जो बुक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद ना। इसलिए ज़हन में रखिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर कह देना कि मैटर इज नॉट डिस्क्लोज, अगर कहे लिटिगेशन इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कहेंगे एमसीज ऑफ मैटर। और अगर कहे लिटिगेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फोकस कर रहे होते हैं लिटिगेशन के ऊपर। आप कहें सर इसमें भी एमसीज ऑफ मैटर लिटिगेशन में आपने कहा था, ये मिस क्यों भला? जो चीज डिस्क्लोज ही नहीं उसको एम्फसाइज कैसे कर सकते हैं? और जो डिस्क्लोज नहीं हुआ वो बाय डेफिनेशन मिस स्टेटमेंट है। चलिए अच्छा अब ये डेफिनेशन समझ आ गई, इसमें अल्फाज सारे समझ आ गए, 4 अल्फाज और 5वां प्रोवाइडेड की 2 एग्जांपल। क्लियर? आगे चलते। अब सबसे अहम, आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ। एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल। अच्छा ये देखिए, बाजू का इतना टाइम कम होता है, हम एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं। आपने नहीं करनी, आपने नहीं करनी। हम कभी कभार बोर्ड पे टाइम बचाने के लिए एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं, आपने ये एब्रीविएशन आपके लिए नहीं है। अच्छा सुनो, एग्जांपल सबसे अहम, किन सिचुएशन में एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे? पहली सिचुएशन, जब व्हेन देयर इज एक्सेप्शनल लिटिगेशन। क्या है? एक होती है रूटीन की लिटिगेशन। रूटीन की लिटिगेशन क्या है? कस्टमर प्रोडक्ट लेके गया, चल नहीं रही, उसने कंज्यूमर कोर्ट में हमारे खिलाफ केस कर दिया, सर ये प्रोडक्ट खराब दिया है, हर्जाना दिलवाएं या प्रोडक्ट चेंज करवा के नई प्रोडक्ट मुझे दे। ये रूटीन नेचर का केस है। इसकी वजह से हमारा रिस्क तो शायद बढ़ सकता है वारंटी का, लेकिन एमसीज ऑफ मैटर नहीं। एमसीज ऑफ मैटर का एक्सेप्शनल लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन बड़ी होनी चाहिए। और इसे में रखिएगा, केस स्टडी के अंदर एग्जाम में जो भी लिटिगेशन आ गई वो आपने अज्यूम करना है एक्सेप्शनल है। केस स्टडी के अंदर पेपर में जो भी लीगल केस आ गया आपने क्या अज्यूम करना है? एक्सेप्शनल है। तो एमसीज ऑफ मैटर की सबसे पहली और सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली एग्जांपल कौन सी है? एक्सेप्शनल लिटिगेशन। जब हमारे क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केस पेंडिंग है और वो लीगल केस सही से काउंट फॉर और डिस्क्लोज हुआ है तो हम एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। और अगर वो लीगल केस सही से अकाउंट फॉर डिस्क्लोज नहीं हुआ तो फिर क्या होगी? वो मिस स्टेटमेंट होगी। फिर उसे एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करना, बल्कि कहां करना है? मिस। तो सबसे पहले सुन ले, सबसे पहले
Circumstances when MCO matter paragraph is included in audit report. पहली सिचुएशन, if there is material uncertainty related to exceptional litigation. ये exceptional litigation और regulatory action, इसको अंडरलाइन करें. Exceptional litigation और regulatory action को अंडरलाइन करें. बाकी रटे वाला चीज है, उसको याद कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फोकस की पहले वाली एग्जांपल में किस लफ्ज पे फोकस करना है? रेगुलेटरी एक्शन. अच्छा, अगर ये डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एमसीओ मैटर आएगा सही से. अगर ये सही से डिस्क्लोज नहीं है तो मिस स्टेटमेंट. अच्छा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा आपको कौन सी लिटिगेशन एक्सेप्शनल है, कौन सी नॉर्मल? जो लीगल केस आ गया है एग्जाम में वो एक्सेप्शनल है. क्लियर? दूसरी एग्जाम्पल, ए सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अकर्स. ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है? जो ईयर एंड के बाद अकर हो. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिन्होंने पहले काउंटिंग में नहीं पढ़ा हुआ. सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट जो ईयर एंड के बाद अकर हो. कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ईयर एंड के बाद अकर होते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होते हैं. कितनी अजीब बात है. नहीं अजीब, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईयर एंड है 31 दिसंबर 22, तो इसका मतलब है कि इसके बाद 23 में कोई इवेंट होगा और वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होगा. सब्सिक्वेंट इवेंट का ये कंसेप्ट है क्या कि ईयर एंड के बाद इवेंट होगा और वो ईयर एंड में इंक्लूड होगा? क्या यही कंसेप्ट है ना? अजीब कंसेप्ट, अजीब नहीं है? मैचिंग प्रिंसिपल की सीधी सीधी बात. मैचिंग में कह रहा उसी साल की ट्रांजैक्शन उसी साल में कर, अगले साल की ट्रांजैक्शन इस साल में क्यों आ रही है? इसकी पूरी फिलॉसफी है जो हम ऑडिट में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि है. सूरज किधर से निकलता है? किधर ग्रुप होता है? आज तक सोचा क्यों? मगरिब से निकल के मशरिक में क्यों नहीं ग्रुप होता? नहीं हमें क्या, हमें अपने काम से गर्ज है. उसी तरह याद रखें, सब्सिक्वेंट इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इंक्लूड किया जाता है? हमें इसे कोई एज ऑडिटर इसे कोई गर्ज नहीं है. काउंटिंग में आप सीखेंगे. एज ऑडिटर हमें क्या पता होना जरूरी है कि सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं. खुद बताएं, क्या आपके ख्याल में कोई छोटा मोटा इवेंट होगा? ऐसा बड़ा कि है नेक्स्ट ईयर का, इस साल में रहा है. सब्सिक्वेंट इवेंट बार बार बोलना है. सब्सिक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट क्या है? सिंपल, अगले साल का, यानी जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है ना, उससे अगले साल का इवेंट इस साल आ रहा है. सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? अगले साल का इवेंट इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड हो रहा है. तो छोटी बात है, छोटी बात है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट है जिनका नॉलेज ज्यादा है वो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का वर्ड बोल रहे हैं. मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता एडजस्ट, मैंने काउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, मुझे नहीं पता एडजस्टिंग. मुझे इतना पता है सब्सिक्वेंट इवेंट. तो अगर सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें? क्या यूजर की तवज्जो दिलाएं? ठीक है, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट. अब इसमें सबसे, अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा सब्सिक्वेंट इवेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं? और जितने भी इवेंट आगे सिग्निफिकेंट, कुछ भी ना बताए, सारे एक्सेप्शनल है. तो इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट को अंडरलाइन कर लें. दूसरी एग्जाम्पल में सबसे अहम लफ्ज़ है सब्सिक्वेंट इवेंट. आगे इसकी एग्जाम्पल भी दे रहा है. एग्जाम्पल क्या दे रहा है? ईयर एंड के बाद अगर आग लग जाए, ईयर एंड के बाद अगर आग लग और हमारे बहुत से एसेट्स को जला दे, ये बता देना चाहिए कि नहीं बता देना चाहिए? यूजर्स को बिल्कुल बता देना. फाइनल हमें कैसे पता चलेगा? हम ऑडिट करने कब जाते हैं? क्या 31 दिसंबर 2022 का ऑडिट करते हैं तो 31 दिसंबर 2022 को ऑडिट पूरा हो जाता है? आगे 2-3 महीने चलते हैं. कंपनी लॉ में टाइम भी बताया, उसने 4 महीने का टाइम दिया हुआ है. तो उसके बाद ईयर एंड के बाद 4 महीने हम तकरीबन क्लाइंट की प्रेमिसेस पे मौजूद रहते हैं. तो जो भी बड़े बड़े तबाहकुन वाक़यात हो रहे होते हैं वो हमारी चशमदीद, हम उसके चशमदीद गवाह होते हैं, तो पता चल जाता है हमें. ये सब्सिक्वेंट इवेंट भी क्लियर हो गया. सब्सिक्वेंट इवेंट भी क्लियर हो गया. आगे चलते हैं. अभी फिलहाल सिर्फ क्वेश्चंस कल के लेक्चर नोट कर लें, क्योंकि आपके छोटे क्वेश्चन के चक्कर में मेरा बड़ा कंसेप्ट कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए. आगे चलते हैं, नोट कर लें. कल इंशाल्लाह आपको पता है स्टार्ट में आके चाहे आप तकरीबन आधा घंटा मेरे लेक्चर का खा रहे हैं आप लोग डेली क्वेश्चनिंग में, लेकिन मैं चुप करके समझ, क्योंकि सब्जेक्ट की बेसिक्स डेवलप हो रही है. मतलब जो सवाल हो पूछते जाए, कोई मसला नहीं. शुरू में ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ इस क्लास में थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मैं कंसेप्ट को चुन के उस लिहाज से एक्सप्लेन करता हूँ जितना मुझे पता होता है कि आगे मैंने लेके चलना. तीसरी एग्जांपल, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीइश्यूड और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आर रीस्टेटेड. इंसान खता का पुतला है. ठीक है, जरा मुझे यह बताइए कि अच्छा इंसान कौन है? वो जो कभी गलती ही ना करे या गलती करे और मान ले? अच्छा, अब यहाँ पे एक और, गलती करे और मान ले कि गलती करे, मान ले और उसको दुरुस्त भी करे.
ये ना भाई, तौबा कबूल ही कबूल जब भी तौबा करें, लेकिन आइंदा ना करने का भी तो अपने आप को सुधारना भी तो है ना। उसी तरह मुझे बताइए, क्या मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए गलती कर सकती है? अब यहाँ पे बड़ा कंसेप्ट ट्रिकी है, गौर से सुनिएगा। अगर इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है, ऑडिट के दौरान सामने आई, हमने कह दिया ठीक करो, मैनेजमेंट ने ठीक कर दिया, वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी गलती थी ही नहीं, उसका रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, फर्ज कीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई, अगले साल का ऑडिट चल रहा है और पता चला पिछले साल के कंपैरेटिव में गलती है। अगर आपके अकाउंटिंग पढ़ी है तो मैं बता दूं IAS 8, बिल्कुल IAS 8 की तरफ इशारा है। अगर इसमें प्रैक्टिकली मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शंस होती हैं, पहली एक लेंथी, एक शॉर्टकट। लेंथी ऑप्शन क्या है? अब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है ना, उनको दोबारा बना के री इशू, इसे कहते हैं री इशू, इसे क्या कहते हैं? री इशू। ये लंबा काम है। एक शॉर्टकट भी है क्या? हाँ, कंपेयर, पिछले साल का जो रात के बाद उधर छोड़ो, इस साल का कंपैरेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर रीस्टेट कर दो। दोनों ऑप्शन है, जो मर्जी मैनेजमेंट। लेकिन क्या हमें एज ऑडिटर यूजर्स को बता देना चाहिए, ए भाई जब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचेंगे ना, परेशान ना होना। क्यों? क्योंकि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री का बैलेंस कोई और था लास्ट ईयर का, इस साल के कंपैरेटिव में इन्वेंट्री का बैलेंस कोई और था। वो यूजर देख के परेशान हो जाएगा कि नहीं? पिछले साल 100 था, इस साल 70 आ गया, ये 30 किधर गया? ठीक है, यूजर परेशान हो जाएगा कि पिछला साल में फिगर की तरह। तो उसको इस परेशानी से निकालने के लिए क्या करना है? स्टैंडर्ड ने कहा, अकाउंटिंग ये कहती है रीस्टेटेड लिख दो ऊपर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखेंगे, हमने ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना है? एमसीस ऑफ मैटर, जिसमें हम उनको बता देंगे, ए इन्वेंट्री वाले डिस्क्लोजर को ध्यान से पढ़ ले भाई, ये पिछले साल में गलती थी, लेकिन याद रखें ये गलती पिछले साल की है। हाँ जी, इसलिए आप री इशूड को और रीस्टेटेड को अंडरलाइन कर लें। और री इशूड का कैफ लेवल पे बार बार आएगा, आगे एक चैप्टर है उसमें री इशूड, रीस्टेटेड सीफैब लेवल पे आएगा। ठीक है, अगर आप कैफ लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको कंपैरेटिव फिगर लिख लें। अगर सीफैब लेवल की लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर ही रहना। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर किसी तरीके से याद कर लेना, आपका सीफैब का टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। अगर ये वर्ड यूज कर ले, याद करें, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। आगे चलते हैं। व्हेन ए मेजर डिजास्टर सिग्निफिकेंटली, डिजास्टर कहते हैं तबाही को, जलजला, आग, सैलाब वगैरह वगैरह। सुना, when a major disaster significantly affect entities financial position, फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं बैलेंस शीट को, अगर आपको याद है। अच्छा मुझे बताएं, जो जलजला तबाही इस साल आई ड्यूरिंग द ईयर, वो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगी? एमसीस ऑफ मैटर में एक्सप्लेन कर। अगर मैनेजमेंट ने उस पे इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह सारा ठीक रिकॉर्ड कर लिया है, तो हमने उस पे एमसीस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना, ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको कंपेयर करते हैं 2 के साथ। याद रखें, अगर नेचुरल डिजास्टर ड्यूरिंग द ईयर आया फिर भी एमसीस ऑफ मैटर आएगा। 4th एग्जांपल है, अगर नेचुरल डिजास्टर आफ्टर द ईयर एंड आया फिर भी एमसीस ऑफ मैटर आएगा। सब्सिक्वेंट इवेंट के एग्जांपल है, नेचुरल डिजास्टर जब कभी आया एमसीस ऑफ मैटर आया, अगर वो ठीक किया होगा। 4 एग्जांपल क्लियर हो गए। अगली, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ ए न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज ए मटेरियल इफेक्ट। अच्छा, इसमें एक बाई चांस मेरी दरखास्त है, ये लिखा हुआ है न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसे अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं समझना। क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पूरे का पूरा जब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं सर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, आपने कहा था एमसीस ऑफ मैटर डालना, नई पॉलिसी आ गई है। नई पॉलिसी आने पे एमसीस ऑफ मैटर में क्या है? नया स्टैंडर्ड। और नया स्टैंडर्ड भी तब जब आप अर्ली अप्लाई कर रहे होंगे। हर स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन डेट होती है, वो नॉर्मली इशू होने के बाद 2-3 साल देता है समझने के लिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में एक से बढ़ के एक छात्र बैठा हुआ है, उनको पहले से ही पता होता है, वो एक दफा पढ़ते हैं 2 दिन में पता चल जाता है क्या। ठीक है, आप सिलेबस पढ़ेंगे 10 दफा भी पढ़ने, शायद आपको पता ना चले क्या चेंज है, क्योंकि आपको पिछले सेशन का पता ही नहीं, आप तो इस सेशन का सिलेबस पढ़े हैं। लेकिन जो उस्ताद होते हैं उन्हें पिछले उन्हें एक दफा पढ़ते हैं, 10 मिनट के अंदर सारी ऊंच नीच पता चल जाती है। तो इसी तरह 10 दिन के अंदर प्रैक्टिस में जो बैठे होते हैं ना काउंट, उन्हें पता चल जाता है क्या चेंज है। अप्लाई होना है 3 साल बाद, नीचे एक लाइन लिखी होती है, अर्लियर अप्लाई करना चाहते हैं तो इजाजत है। कोई भी नया स्टैंडर्ड होता है ना अकाउंटिंग का, अब आप उसकी एप्लीकेशन पढ़िएगा,
वो होता है दिस स्टैंडर्ड शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर 2025, ये एंडिंग। लेकिन आगे एक और लाइन भी लिखी होती है, अर्ली एप्लीकेशन इज इनकरेज, यानी अगर आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं ना एक साथ तो कर सकते हैं। प्रैक्टिस में लोग क्या कैसे डिसीजन करते हैं वाला, वो अपने जूनियर को कहते हैं हाँ भाई नया स्टैंडर्ड आया अप्लाई करें कि ना करें, वो कहता है सर 2025 में लाए तब भी करेंगे, अभी पहले काम करने का क्या फायदा। सीनियर कहता है रही ना छोटी सोच रही। हिसाब किताब लगाओ, अगर हम अर्ली अप्लाई करें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा। इसने हिसाब किताब सर का प्रॉफिट बढ़ेगा, उसने कहा बढ़ाओ, बढ़ा थोड़ा सा काम करेंगे प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा बोनस बढ़ेगा। तो अर्ली, तो बताइए क्या चेंज जो न्यू स्टैंडर्ड है इसकी अर्ली एप्लीकेशन वो प्रॉफिट को सामने रख के कर सकते हैं? तो क्या यूजर्स को बता देना चाहिए कि इस साल जो इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उसकी बड़ी रीजन न्यू स्टैंडर्ड है? भाई यूजर को बता देना चाहिए कि नहीं कि जो इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है उसकी बड़ी रीजन न्यू, कैसे बताएंगे? मैटर पैराग्राफ में। तो जरा न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड इसको अंडरलाइन कर लें, और इसको जिसने काउंटिंग स्टैंडर्ड को काउंटिंग पॉलिसी पढ़ा ना शहीद कर लें, उसे भी शहीद है। फिर इफ ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल, अच्छा यहां तक लाइन होती तो हमने कंसेंट पढ़ा हुआ था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है, विड्रॉ कर दो। लेकिन साथ ही आगे कह रहा है बट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, बट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब तो विड्रॉ नहीं कर सकते ना, लॉ ने जो कह दिया वो तो करना पड़ेगा। तो अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, छोड़ दें कि ना छोड़ें? नहीं छोड़ सकते क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है। तो फिर क्या करें, अपनी मजबूरी का कैसे इजहार करें? एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ यूजर को बता देंगे भाईजान ये हम नहीं चाहते थे, ये अब्बा की मर्जी है, इसीलिए ये एमसीएस ऑफ मैटर। ठीक है जी, प्रेशर आगे चल। 7 इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेशल पर्पस, स्पेशल इसको तो खसूसी अंडरलाइन करें। हाँ बस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की एग्जांपल पता ना, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस, फिर कंप्लाई। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस पे बनी है, स्पेशल पर्पस पे बनी है तो रिपोर्ट में बता दो यूजर्स को ये स्पेशल पर्पस है, जनरल ना समझना, जनरल ना समझना, स्पेशल पर्पस है। स्पेशल चीज को हाईलाइट करना चाहिए ना, एज ऑडिटर हम हाईलाइट करेंगे कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। कैसे करेंगे? मैटर पैराग्राफ है हाईलाइट करके, शाबाश। आगे चलते हैं। गोइंग कंसर्न, अच्छा अब इसको अभी गोइंग कंसर्न हमने डिटेल में स्टडी करना है, तो मेरी सजेशन है आपने इसको सिर्फ याद कर लेना है, क्योंकि मैं इसकी सारा ना ऊंच नहीं समझानी पड़ेगी, फिर ये कंप्लीट समझ आएगा। अभी आपके जहन में कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्या? आखिरी एग्जांपल कौन सी एमसीएस मैटर की? गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। पहला सवाल लिक्विडेशन बेसिस क्या होती है? दूसरा सवाल चलो जो भी होती है, ये गोइंग कंसर्न वाला मसला है तो ये गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में क्यों नहीं जा रहा? ये कंफ्यूज करेगा आपको ये सवाल कि गोइंग कंसर्न वाला मसला है तो गोइंग कंसर्न के पैरा में क्यों नहीं जा रहा। ये इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, याद कर ले, इसका जवाब दूंगा जब गोइंग कंसर्न वाला पैरा टॉपिक आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब यह है सरकम। अगर आप चाहते हैं कि केस स्टडी के एक्सपर्ट हो जाएं तो जहां जहां लिस्ट आया करे ना उसको याद कर लिया, समझ के याद कर लिया करें। ठीक है, समझ के रट्टा लगवाना होता, मैं सिंपल आपको ये इसका इंग्लिश का मतलब बता के आगे निकल जाता, याद कर लो। एक एक एग्जांपल ना बताता, केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है। 8 क्या आज के लेक्चर का सबसे अहम चीज क्या है? ये 8 एग्जांपल। ठीक है, अच्छा इनमें से कोई भी एक फैक्टर केस स्टडी में आ जाता है, क्या आप डिसाइड कर लेंगे? क्या डिसाइड कर लेंगे? मैटर पैराग्राफ है। अगला सवाल, अगर वो कहता है डिसाइड तो कर लिया, आप ड्राफ्ट भी करो। अभी सीख लेते हैं, ये एग्जामिनेटिव छोटी मोटी ये बाद में करेंगे, इसको केस स्टडी डिस्कस करते हुए खास तौर पे समझ आती है एग्जामिनेटिव केस स्टडी, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। कह रहा है हाउ एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड या प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट। कह रहा है दुनिया का कोई भी एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, उसके 3 हिस्से हैं, 3 तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन से? मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, बताइए कि कौन सा मैटर है जिसको एम्फसाइज किया जा रहा है।
क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है? क्या ये लिटिगेशन है? क्या ये न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड की अर्ली एप्लीकेशन है? ठीक है, ये बता। ठीक है, जो मैटर ये है मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड, वो बताना। फिर रेफरेंस टू द नोट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच फुली डिस्क्राइब द मैटर। फिर भाई ये मैटर सोच के बताइए, जिसको हम एमसीओ मैटर में इनक्लूड कर रहे हैं, ये नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोज होगा कि नहीं? कि कभी होगा कभी नहीं होगा? 100% केसेस में होगा, क्योंकि डेफिनेशन में उसने डिस्क्लोज का लफ्ज लिखा है। तो जो डेफिनेशन में डिस्क्लोज है, तो डिस्क्लोज नहीं है वो इसका मतलब एमसीओ मैटर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में उसने डिस्क्लोज का लफ्ज लिखा। तो एमसीओ मैटर जिस चीज पे देंगे वो फाइनेंशियल में लाजमी डिस्क्लोज होगा। रेफरेंस नोट विच फुली डिस्क्राइब द मैटर। तो दूसरे में क्या करें? रेफरेंस टू द नोट्स। पहले में मैटर को अंडरलाइन करें, दूसरे में रेफरेंस टू द नोट, रेफरेंस को अंडरलाइन करें, रेफरेंस। तीसरे में आर्टर, ये एक लाइन लिखनी होती है हमने, ये फॉर्मेलिटी है। आर्टर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर बीइंग, यानी वो कह रहा है कि ये एमसीओ मैटर है, इसको मॉडिफाइड ओपिनियन ना समझना। इस लाइन का मतलब क्या है? आर्टर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर एम्फसाइज्ड। इस लाइन का मतलब क्या है? ये एमसीओ मैटर है, इसको मॉडिफाइड ओपिनियन ना समझना। क्या मतलब है इसका? ये एमसीओ मैटर है, इसको मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं समझना। ये तीन चीजें अगर आपके एमसीओ मैटर पैराग्राफ में आ गई तो आप विनर हैं। जब अभी उसने आपको कहा एमसीओ मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, तीन चीजें, अब वे एक एग्जांपल हो जाए। चलिए, आपने मुझे बताना है इस एग्जांपल में क्या ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं? क्या रिक्वायरमेंट्स तीनों पूरी हो रही हैं या एक रिक्वायरमेंट कम है? We draw your attention to note X of नोट नंबर जितना भी है of financial statement which describe uncertainty relating to outcome lawsuit filed against company by XYZ company. Our opinion is not modified in respect of, पहले मैं नोट कर लूं तीन चीजें। मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड है, ये कौन से वाला मैटर है? लिटिगेशन लॉ, पहला मैटर पूरा। दूसरा, नोट्स अकाउंट का रेफरेंस है नोट एक्ट। दूसरा, तीसरा, एंड में वो लाइन लिखी हुई है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये तीसरा। ठीक है, ये तीन चीजें मौजूद। अगर एक चीज भी कम है, आपकी ड्राफ्टिंग गलत है। और सीफैप लेवल पे और कैफ लेवल पे भी उसने क्वेश्चन ऐसे टेस्ट किए हुए हैं जिनमें एमसीओ मैटर पैराग्राफ आपको देके कहता है इसमें गलतियां निकालो। ठीक है, तो उसने लिखा होता है कि वी ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन फॉर दीज फिक्स्ड एसेट्स, और फिर लिख दिया आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्या क्या गलती है? हाँ, एक तो आप कह देंगे जी नोट्स अकाउंट का रेफरेंस नहीं दिया, और दूसरी बड़ी गलती क्या भला कि ये है ही मिस स्टेटमेंट, इसको तो एमसीओ मैटर में आना ही नहीं चाहिए था। एक तो एमसीओ मैटर का डिसीजन ही गलत किया और फिर ड्राफ्टिंग भी गलत कर दी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग समझ आ गई है? एक दफा पढ़ के देख ले पक्का। अच्छा, दूसरी एग्जांपल भी है उधर, दूसरी दो एग्जांपल है ना आपके बुक्स में। हाँ, देखें उसमें भी क्या सारे रूल्स पूरे किए गए हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? आज के लेक्चर में दूसरी सबसे अहम चीज थी ड्राफ्टिंग। पहली सबसे अहम चीज क्या थी? 8 एग्जांपल्स, दूसरी ड्राफ्टिंग। बस एक छोटी सी चीज के बाद लेक्चर खत्म। प्लेसमेंट, एमसीओ मैटर की प्लेसमेंट का आपको मैंने स्टैंडर्ड का रूल बताया हुआ है मिजाज कि रिपोर्ट के अंदर जो मैटर ज्यादा अहम है वो पहले आएगा, जो कम अहम है वो बाद में आएगा। तो बताइए एमसीओ मैटर पहले आएगा कि ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन? हाँ, तो एमसीओ मैटर ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन के फौरी बाद आएगा। एमसीओ मैटर कब आएगा? ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन के। अच्छा, उसने सेंटेंस लिखा इफ रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पागल नहीं है, पागल नहीं है वैसे, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं क्यों नहीं, क्योंकि सारे के सारे एमसीओ मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक डी डिस्क्लोज वाला था तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला भी था कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग से रेलिवेंट हो। तो सारे के सारे फाइनेंशियल में रेलिवेंट होंगे। तो अहम चीज ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट होना,
अहम चीज क्या है कि प्लेसमेंट किधर आएगी, किसके बाद, ओपिनियन एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद। अच्छा अगला सवाल मेरा, अगर उसी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर भी है, वो की ऑडिट मैटर को भी इजी ना ले, वो भी अपनी जगह पे अहम है, तो पहले की ऑडिट मैटर आएगा कि एमसीक्यू मैटर, जो ज्यादा अहम है। डिपेंड, इट डिपेंड, शाबाश, इट डिपेंड। जबकि देखें ये तो कंफर्म है कि ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन के बाद है, ये कंफर्म है, लेकिन की ऑडिट मैटर के बाद आएगा कि पहले, इट डिपेंड, इट डिपेंड। तो क्विकली गो थ्रू कर लें। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, कौन सा एलिमेंट सीख के जा रहे हैं आज आप घर, एमसीक्यू मैटर। हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा, एमसीक्यू मैटर की डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन से ज्यादा अहम क्या था, 8 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आपको पक्की याद होनी चाहिए। केस स्टडी में इन एग्जाम्पल में से केस बनाएगा, इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल से बाहर नहीं जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल के अंदर केस स्टडी बनाई और आप अटेंड नहीं कर सके, आपका कसूर। अगर इस एग्जाम्पल से बाहर उसने कोई एग्जाम्पल लेके आया तो फिर मेरा कसूर। एग्री करते हैं जी? तो आपने ये 8 एग्जाम्पल सारी की सारी याद करने हैं, और फिर इसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग भी। ड्राफ्टिंग के लिए सिर्फ 2 है, ड्राफ्टिंग के लिए हर एक की 8 एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल भी। वैसे कंसेप्ट अच्छा हो ना तो 1 एग्जाम्पल भी ड्राफ्टिंग के लिए काफी होती है, लेकिन फिर भी हमने 2 एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, तो कर लेंगे। आज होम असाइनमेंट है कोई? बस एक क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा, आप भी तो यशी हो गए। अच्छा वॉल्यूम 2 आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ ना, अब उसके क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। चलिए अभी टाइम 2 मिनट है, कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा चलिए ठीक है, कल से ठीक। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।